नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपके लिए कक्षा 9 में जो हमारा विषय है विज्ञान। आपको पता है विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अध्याय 11 है, साइंस में अध्याय 11 है, लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है कार्य और ऊर्जा। ये मैकेनिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यही चैप्टर आप 11वीं क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने 9th क्लास की साइंस और गणित, 10th क्लास की साइंस और गणित और 11th में आपने कोई से 3 सब्जेक्ट का मतलब साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, अगर ये 11th-12th में आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो आगे की आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें चयन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है, मैं कुछ बच्चों की डिमांड थी कि क्लास 9th की भी वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आपके लिए 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप कृपया इनको देखिए और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले मैं आज चर्चा करूंगा कार्य। देखिए कार्य क्या होता है। कार्य और ऊर्जा ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी, हमने कुछ खाया पिया होगा, तभी हम कार्य कर सकते हैं। और अगर हम किसी पिंड पर हम कार्य करें तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने नीचे से बाल्टी उठा के छत पर रख दी तो हम थक गए क्योंकि हमारी ऊर्जा खर्च हुई, और वो ऊर्जा कहाँ गई? कार्य करने में खर्च हो गई। तो पहले हम परिभाषा लेंगे कार्य की। देखिए कार्य क्या होता है? किसी बाहरी कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन। अगर हमारा बल इस टाइप से लग रहा है, इस टाइप से, और विस्थापन भी इधर की तरफ हो रहा है, इस तरफ से, यहां पे आप देखेंगे बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा है। तो यहां पे जो कार्य होगा, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हो जाएगा W बराबर F इंटू डी न्यूटन, सॉरी जूल, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। अब मान लीजिए कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, ऐसे हम लेते हैं, और बल इधर की तरफ लग रहा है, इनटू इसको विस्थापित किया और यहां तक हम ले गए इस तरह से, यहां पे बल ये लग रहा है, तो ये दूरी d है। देखिए कार्य निकालने के लिए दोनों की दिशाएं एक ही तरफ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इस दिशा में एक घटक ले लेंगे, थीटा। ये होगा हमारा F cos थीटा। इसी तरह से ये होगा F cos थीटा। तो F cos थीटा की और D की दिशा एक ही है, तो यहां पर जो हमारा कार्य होगा W बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। गौर करने वाली बात है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल गुणित विस्थापन। देखिए यहां पे क्या होगा, विस्थापन की दिशा में बल होगा F cos थीटा इंटू डी। तो इस तरह से हमारा जनरल सूत्र ये निकल के आया W इज इक्वल टू F D cos थीटा।
इसकी परिभाषा ये होगी कि जब भी किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाए तो आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, या हम ये कहेंगे विस्थापन की दिशा में बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो ये जो हमारा जनरल सूत्र निकल के आया, इसकी 3 स्थितियां संभव है। क्या क्या स्थिति संभव है? जब हमारा थीटा 0 हो, जब थीटा हमारा 0 होगा उस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए ये स्थिति बनती है जैसा कि हमने पहले केस में बताया था। पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति ये बनती है, पहला, जब थीटा बराबर 0, तो W क्योंकि cos 0 बराबर 1 होता है, तो इस वजह से W इक्वल टू एफ डी कॉस 0 और W बराबर एफ डी, ये अधिकतम होगा, अधिकतम। अधिकतम होगा और धनात्मक भी होगा, धनात्मक होगा। अब बात आती है सेकंड, जब थीटा बराबर 90 अंश, जैसे हम कोई वजन लेकर के हम जा रहे हैं, सीधे तल पर जा रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति देखिए। ये कोई आदमी है, ये जा रहा है, यहां पे बॉक्स रखे, ठीक है, तो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा और विस्थापन इधर की तरफ होगा, तो इनके बीच में कोण 90 अंश का होगा। तो इस केस में W इक्वल टू क्या होगा? एफ डी कॉस 90, और ये mg होगा, mg d इंटू 0 बराबर W बराबर 0। अगर हम किसी पिंड को सिर पर रख करके समतल में जा रहे हैं, बॉक्स को रख के जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब तीसरी स्थिति ये आती है, तीसरी स्थिति, जैसे मान लीजिए हमने कोई तल है जो जिसमें घर्षण पैदा हो रहा है, घर्षण पैदा हो रहा है। देखिए जैसे ये पिंड है, इसके ऊपर हम ये बल लगा रहे हैं और ये विस्थापित होकर यहां पे पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है बल, लेकिन इसका जो घर्षण बल है वो इधर की तरफ लग रहा है, घर्षण बल, घर्षण बल। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर घर्षण बल गुणित विस्थापन गुणित cos 180, क्योंकि विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है और घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इस वजह से ये हो जाएगा W बराबर माइनस एफ इंटू डी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हमारे जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्य शून्य होता है, कार्य धनात्मक होता है और कार्य ऋणात्मक होता है। तो कब किन किन स्थितियों में कार्य शून्य होता है, कार्य धनात्मक होता है और कार्य ऋणात्मक होता है, ये चीज हम स्पष्ट करना चाहेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए 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 पहली स्थिति ये है, पहली स्थिति देखिए, जब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है तो कार्य धनात्मक होगा।
जैसे किसी पिंड को हम सीधी रेखा में ले जा रहे हैं या हम कुछ कोण बनाते हुए खींच रहे हैं तो कार्य हमारा धनात्मक होगा। दूसरा केस, जब थीटा बराबर 90 तो कार्य शून्य होगा, शून्य होगा। तीसरा केस है जब थीटा का मान 180 के बराबर होगा या 180 और 90 के बीच में होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो कार्य ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि कार्य धनात्मक कब होता है, कार्य ऋणात्मक कब होता है। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक की स्थिति को और थोड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे कोई पिंड यहां रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है और आपने बाहरी बल लगा करके उसको कुछ ऊंचाई पर रख दिया। देखिए अंतर समझ में आ जाएगा कब कार्य धनात्मक होगा और कब कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए ये पिंड यहां रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। इसको उठा के आपने यहां रख दिया, पहुंचा दिया, यहां रख दिया m, इसको आप ऊपर की तरफ ले गए। ये ऊंचाई h है, ये बाहरी बल है और ये भार है, गुरुत्वीय बल। ए से बी तक जाने में हम बात करेंगे। अगर पिंड ए से बी तक जा रहा है, पिंड ए से बी तक ले जाया जाता है, जाता है। तो देखिए बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य mg इंटू एच, ये धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि जो विस्थापन h हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य द्वारा किया गया कार्य ये होगा mg इंटू एच इंटू -1 कॉस 180, या कॉस 0 होगा, इस वजह से ये हमारा mgh आ जाएगा और ये हो जाएगा mgh माइनस का। ये ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये हमारा ऋणात्मक होगा। ये तो तब हुआ जब पिंड ए से बी तक लाया जाता है। अब मान लीजिए पिंड को हम नीचे की तरफ लाते हैं, इधर की तरफ, इधर की तरफ लाया जाता है, पिंड को नीचे की तरफ लाया जाता है, तो उस स्थिति में बी से ए की ओर लाया जाता है, बल्कि लाना नहीं, वो खुद ही चलाएगा। तो देखिए जब बी से ए को तरफ लाएंगे, पिंड को बी से ए की तरफ, ए तक लाने ए तक लाने में जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य ये भी mgh होगा, ये धनात्मक होगा। और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य भी धनात्मक होगा। द्वारा किया गया कार्य ये भी mgh होगा और ये भी धनात्मक होगा, धनात्मक। हालांकि इसका यहां पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पिंड स्वतः आ जाएगा। देखिए जब भी पिंड कार्य करता है
फिर वही चीज़ उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। जब पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये जो हमने आपको उदाहरण बताए वो किस बात को लेकर के बताए, कार्य का, और कार्य कितने प्रकार का होता है ये चीज़ हमने बता दी। अच्छा, अब बात आती है इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि ये कार्य वो ऊर्जा से कैसे संबंधित है। चलिए हम एक प्रश्न करते हैं, थोड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि एक कुली 15 किलोग्राम बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए नीचे से उठा करके ये यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से वो कुली है, ये कुली है वो यहाँ पे उठा करके यूँ सिर पर रख देता है, ठीक है। और ये 15 किलोग्राम का है, m बराबर 15 किलोग्राम का है और सिर पर रख लेता है और उसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है। ये यहाँ से आता है 1.5 मीटर। तो कुली द्वारा जो किया गया कार्य होगा, कुली द्वारा किया गया कार्य होगा W = mg × h। m 15 इंटू g को हम 10 ले सकते हैं इंटू 1.5। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 15 अर्थात 225 जूल। इस तरह से उसके द्वारा नीचे से उठा के उसने सिर पर रख लिया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब देखिए इसी तरह से आता है ये जो हमने जो कुछ पढ़ा अभी किया, इसमें हमारा बल था वो नियत था। बल जो नियत था, परिवर्ती बल द्वारा आपके कोर्स में नहीं है, वो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। ये जो कुछ हमने बताया वो आपको नियत बल द्वारा, बल बदल नहीं रहा था इसमें, नियत बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लिया। अब हम लेते हैं ऊर्जा। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ऊर्जा क्या होती है। किसी पिंड में ऊर्जा है या दबी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा है, उसका मतलब क्या होता है। ऊर्जा का क्या मतलब होता है, कोई स्प्रिंग है, आपने उसको दाब के रखा हुआ है और जैसे ही छोड़ते हैं तैसे वो धक्का मारती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पिंड में कार्य करने की क्षमता है। तो किसी भी पिंड में अगर कार्य करने की क्षमता है या किसी निकाय में कार्य करने की क्षमता है तो ये कहा जाता है उसके अंदर ऊर्जा है। तो ऊर्जा और कार्य एक ही चीज़ है। अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, किसी पिंड को नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं तो हमने कार्य किया। अब वो हमने कार्य किया तो वो कहाँ गया, वो उसमें पिंड में रूप में संचित हो जाती है। तो किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई एक प्रकार की होती है, ऊर्जा के कई प्रकार है। देखिए एक ऊर्जा होती है हमारी जिसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, जिसकी हम मेन चर्चा यहां पे करेंगे। और यांत्रिक ऊर्जा में भी दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा और ऊर्जाएं होती हैं जैसे चुंबकीय ऊर्जा, जो बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो हवा चलती है उसके अंदर भी ऊर्जा होती है, उसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती हैं। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ये क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु के अंदर यांत्रिक कार्य करने की क्षमता होती है
या उसके द्वारा यांत्रिक कार्य किया जा सकता है, तो ये हम कहते हैं कि उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा होती है दो तरीके की, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखिए अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, चल रही है, तो उसके अंदर जो भी ऊर्जा संचित होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। गतिमान वस्तु में जो भी संचित ऊर्जा होगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होगी, गति अवस्था में है तो उसके अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर पिंड का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो 12mv² होता है। देखिए कैसे, पहले थोड़ा इसका व्यंजक समझ लो और फिर व्यंजक का निगमन समझ लो। देखिए जैसे ये कार है, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से जा रही है। m क्या है? द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है, वेग। तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी 12mv²। लेकिन ये आई कैसे, ये हमारा सूत्र आया कैसे? तो इसके लिए हम मान लेते हैं, इसको हम निगमन निकालते हैं। हमने मान लिया, माना पिंड का द्रव्यमान m है, ठीक, मान लीजिए ये है m है और इसका प्रारंभिक वेग 0 है, वेग u बराबर 0। अब इस पर हमने क्या किया, बल लगाया और बल लगाया, d दूरी चलने के बाद इसका वेग हो जाता है v, इसका वेग v हो जाता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है, वेग v हो जाता है। तो परिभाषा से किया गया कार्य कितना होगा, कार्य होगा F × d। अब देखिए बल लग रहा है, m द्रव्यमान है तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो मान लीजिए, माना त्वरण A बराबर F/m। अब देखिए गति के समीकरण से, हमने जो समीकरण पढ़े हैं गति के, उसके समीकरण से v² बराबर 0² प्लस 2as, तो ये हो गया, देखिए v², 2a को हम लिख सकते हैं F/m इंटू s को लिख सकते हैं d। तो देखिए m को इधर ले आइए तो mv² अपॉन 2 इक्वल टू F × d। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्य W। तो यहां से आ गया W बराबर mv²/2। इसका मतलब ये हुआ कि बल द्वारा यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी परिभाषा से। तो ये गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या हो गया, गतिज ऊर्जा K बराबर 12mv²। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है गतिज ऊर्जा का। अब देखिए इस पर आपको एक तो सवाल भी हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम का पिंड है, 15 किलोग्राम का पिंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। 15 किलोग्राम का पिंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो बहुत सरल है। कैसे सरल है, देखिए ये
m है, ठीक, ये बराबर दिया हुआ है, और ये b दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, 15 kg से गति कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत सरल, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², तो बराबर 1/2 m 15 इंटू बी 4 इंटू 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30 इंटू 4 बराबर 120 जूल। तो इस तरह से हमने उसके गति करते हुए पिंड की हमने गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया। इसी तरह से अब देखिए हम चर्चा करना चाह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति, विशेष स्थिति, आकार के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। विशेष स्थिति या आकार के कारण जो भी उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, जैसे आपने कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने 10 मंजिल की ऊंचाई पर जाकर ले जाकर रख दिया, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, और स्थिति में परिवर्तन हो गया तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो गई, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ पर है, यहाँ पर है, पृथ्वी के पृष्ठ पर यहाँ रखा हुआ, और आपने यहाँ पे 10 मंजिल इमारत थी, इस पिंड को उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कुछ कार्य करना पड़ा, और कुछ कार्य करना पड़ा तो इसके अंदर ऊर्जा जो संचित होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। कहने का मतलब है किसी वस्तु के अंदर उसके आकार, अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, दबी हुई है, तो उसके अंदर भी ऊर्जा स्थित संचित हो जाएगी, वो उसकी स्थिति के कारण होगी। तो ऐसे पिंड को हम, ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कई एक प्रकार की होती है, जैसे नंबर 1 गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यही हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ पर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीसरी हम बता रहे हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चौथा तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपके 9th क्लास में हम केवल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे, जो कि हमारा mgh के बराबर होता है। तो देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, U बराबर mgh। देखिए ये पृथ्वी है, यहां पे कोई पिंड रखा हुआ है ए पर, इसको हमने यहां पे ले जाके रख दिया बी पर, इस पिंड को, m द्रव्यमान के पिंड को यहां पे ले जाके रख दिया, ठीक है। ए प्रारंभिक स्थिति है, बी अंतिम स्थिति है, ये h है। शर्त यह है h का मान r की तुलना में बहुत कम है, ये शर्त होना चाहिए। तो देखिए इसमें गुरुत्वीय बल
गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य का W बराबर mg इंटू एच। परिभाषा से यही इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, अर्थात पिंड को यहां से यहां तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस वजह से पिंड की h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh U। अभी हम यहाँ पे हम जीरो मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारी जीरो होगी तो यहाँ पे mgh होगी। जबकि ये जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट सही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जो कि कार्य में जो अंतर होगा या ऊर्जाओं में जो अंतर होगा वो mgh के बराबर होगा। यहाँ पे ऊर्जा जीरो नहीं होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है, यहाँ पे कुछ ऊर्जा होगी, यहाँ पे कुछ ऊर्जा होगी, यहाँ की ऊर्जा इससे ज़्यादा होगी, उनका जो अंतर होगा वो mgh के बराबर होगा। लेकिन 9th क्लास में हम अभी यही मान के चलेंगे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है और h ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। तो इस तरह से आज हमने आपको कार्य के बारे में बताया, ऊर्जाओं के बारे में बताया, ऊर्जा के प्रकार बताए, उसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा की चर्चा की, यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ हमने गतिज ऊर्जा के बारे में बताया, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया और हमने इसके लिए सूत्र निकाला। कल हम आपको इससे संबंध बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे और उसके साथ साथ हम आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बताएंगे और उसका प्रूफ बताएंगे। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप और भी बच्चों को बताएं, लाइक करें और बच्चों में शेयर करें, जिससे कि आपका बेस अच्छा हो सके। धन्यवाद।